हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 21 जनवरी 2022 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको हम कवर करेंगे। चलिए आज का पहला आर्टिकल देखते हैं। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के मिनिस्टर कौन है? श्री गिरिराज सिंह। इन्होंने रेड पीएफआई गाइडलाइंस जारी की हैं। अभी फुल फॉर्म भी देखेंगे उसका, थोड़ा सा लंबा है, आप देख लीजिएगा। इन्होंने कहा है कि जो रेड पीएफआई गाइडलाइंस हैं उनको 2047 2047 तक के लिए संकल्प पत्र के तौर पर अडॉप्ट करना चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। यानी जो रेड पीएफआई गाइडलाइंस हैं 2047 तक इनको एक संकल्प पत्र मानना चाहिए। किसके लिए? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो पंचायती राज मिनिस्टर हमारे कौन? गिरिराज सिंह जी। अगले 25 वर्षों के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट पेश किया है 2047 में। इस दौरान इंडिया का जो है शताब्दी वर्ष होगा आज़ादी का। तो श्री गिरिराज सिंह, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, दो मिनिस्ट्री हैं इनके पास। इन्होंने रूरल एरिया डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस जारी की है, जिसको आप कहते हैं रेड पीएफआई गाइडलाइंस। ये रेड पीएफआई गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की गाइडलाइंस हैं। इन्होंने कहा इन गाइडलाइंस को इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर किया गया है कि रूरल इंडिया को ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाए, एम्पावरमेंट कैसे किया जाए वहाँ पर, और रूरल प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट कैसे किया जाए। तो ट्रांसफॉर्मेशन, एम्पावरमेंट, प्रॉस्पेरिटी ऑफ रूरल इंडिया, इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके रेड पीएफआई गाइडलाइंस को प्रिपेयर किया गया है। तो एक तरह से विजन 2047 है ये रेड पीएफआई गाइडलाइंस। देखिए इन्होंने कहा है विजन 2044 के हिसाब से हमें मस्ट अचीव, मतलब कि हमें अचीव ही करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि यूनाइटेड नेशन द्वारा सेट किए गए हैं, और कोशिश ये करनी है कि 2030 तक इनको अचीव कर लिया है। तो विजन प्लान इन्होंने जारी किया 2047 के लिए, लेकिन उसमें ये कहा है कि कोशिश ये करनी है कि 2030 तक हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है अचीव कर लिया है। हालांकि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे वो पहले ही जो है हमारे जा चुके हैं और अचीव नहीं हुआ है। देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का क्या होता है। तो ये रेड पीएफआई गाइडलाइंस हैं। 2047 विजन, ये शब्द याद रखिएगा, 2047 विजन, 2047 विजन, इसके लिए है पंचायती राज रिफॉर्मेशन के लिए है, इतना याद रखिएगा। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इंडिया में रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट करने के लिए, यानी ग्रामीण भारत में स्थानीय निकाय को यानी स्थानीय सुशासन को प्रमोट करने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की स्थापना हुई। इसका रूट कॉज क्या है? देखिए, लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है इंडिया में। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। 1882 में इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। लॉर्ड रिपन 1882, ये हैं आपके लॉर्ड रिपन। क्या किया इन्होंने? लोकल सेल्फ गवर्नेंस। 1872 में क्या था? जनगणना हुई। लॉर्ड मेयो थे मेरे ख्याल से वो, हाँ लॉर्ड मेयो थे। तो लॉर्ड रिपन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं आपके, और लॉर्ड मेयो जो आपकी फर्स्ट जनगणना हुई थी उससे। आते हैं हम आप पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे। स्थानीय लोगों द्वारा ही शासन चलाया जाता है, स्थानीय लोगों के लिए, ये होता है आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इंडिया में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो आज़ादी के बाद नहीं था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1992 में, उसके द्वारा पंचायतें जो है इंट्रोड्यूस की गई। भाग 9 में आती हैं संविधान के पार्ट 9 में, ठीक है, पार्ट 9 में आती हैं। आज़ादी के बाद देखा जाए तो पहली बात तो हमारा आर्टिकल 40 जो कि एक गांधीयन प्रिंसिपल पर आधारित है, हमारा आर्टिकल 40 वो पंचायतों के इस्टेब्लिशमेंट का प्रावधान करता है कि जैसे ही आपकी हैसियत हो जाए प्लीज़ आप पंचायतें इस्टेब्लिश कर दीजिएगा। संविधान में डीपीएसपी जो है राज्य की हैसियत के हिसाब से यूज़ किए गए ना, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। राज्य इस स्टार्टिंग में क्या था, इतने सारे हमारे पास संसाधन नहीं थे, तो गवर्नमेंट ने पोस्टपोन कर दी चीज़ें कि जब आपकी दिक्कत हो, मतलब कि आप कैपेबल हो तो इनको लॉन्च कर दीजिएगा। तो आर्टिकल 40 पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को प्रोविज़न करता है। फिर आर्टिकल 246 स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानसभाएं, उनको कहता है कि भैया आप अपने यहाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है इस्टेब्लिश करो। तो ये थोड़ा सा बेसिक था, आप देख लीजिएगा। हमारे यहाँ इतनी सारी कमेटीज़ बनी हैं, आपको कमेटीज़ के नाम, डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट और सीरियल नंबर याद रखना है। डेट याद रखिए, मतलब कि ईयर याद रखिए। सबसे पहले बनी बलवंत राय मेहता कमेटी, जिनकी जो हैं यहाँ पे उनकी बात कर रहा हूँ मैं। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957। 1977 में अशोक मेहता कमेटी, GVK राव कमेटी 1985 में, और LM सिंघवी कमेटी 1986 में।
जो मॉडर्न फीचर चल रहा है पंचायत का वो LM सिंघवी कमेटी की सिफारिश पर ही चल रहा है। हालांकि बलवंत राय मेहता समिति ने भी 3 टियर सिस्टम ही कहा था। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ये टर्म यूज़ की गई थी बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा। तो 3 टियर सिस्टम है, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये थोड़ा सा था, आपको याद रखना है। 2047 विजन डॉक्यूमेंट किसके लिए है? पंचायतों के लिए है, गिरिराज सिंह ने जारी किया है। और रेड PFI गाइडलाइंस किसके लिए है? पंचायतों के लिए है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल हमारा DNRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत DNRLM के तहत एग्री न्यूट्री गार्डन वीक मनाए जा रहे हैं। एग्री न्यूट्री गार्डन वीक में कहा गया कि एक वीक में आपको 7500 ये एग्री न्यूट्री गार्डन इस्टेब्लिश करने हैं। और इस्टेब्लिश कितने हुए? जस्ट 10 गुने 76,000 से ऊपर हो गए। तो ये आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। DNRLM याद रखिएगा, 2011 में मेरे ख्याल से स्कीम लॉन्च हुई थी, बाद में 2013 के आसपास इसका नाम DNRLM पहुंचा था। चलिए किसी न किसी आगे वाले लेक्चर में हम इसको ढंग से कंप्लीट करेंगे DNRLM को। फिलहाल आज हम एग्री न्यूट्री गार्डन वीक की बात कर लेते हैं। 10 से 17 जनवरी तक मनाए गए। इसमें क्या, जो ग्रामीण घर होते हैं वहाँ पर एग्री न्यूट्री गार्डन्स की बात की गई भैया कि आप एग्री न्यूट्री गार्डन्स बनाओ, यानी कि ये छोटे छोटे गार्डन्स होंगे, यहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाएगा और ऐसे फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन किया जाएगा जो न्यूट्रिएंट हो। ठीक है, तो घर में ही आप कल्टीवेशन करिए और अगर आपका प्रोडक्शन एक्सेस होता है तो आप बेच दीजिए, इनकम जनरेट भी करिए। टारगेट था ये जो आपका एग्री न्यूट्री गार्डन वीक था 10 से 17 जनवरी, टारगेट क्या था? 7500 गार्डन्स का टारगेट था। बने कितने आपके? 76,664 एग्री न्यूट्री गार्डन बने। प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन क्या है? रूरल इकॉनमी को बेहतर करना, और ये बिना न्यूट्रिशन के सपोर्ट के नहीं हो सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है? कोशिश कर रही है 78 लाख एग्री न्यूट्री गार्डन बनाए जाएं। किसके लिए? फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए। ग्रामीण भारत में फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए 78 लाख एग्री न्यूट्री गार्डन बनाने हैं। बाकी यहाँ पर देख लीजिए, अभी जो एग्री न्यूट्री गार्डन वीक हुआ है उसमें 5 स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के जो प्रोडक्ट थे उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन दिखाया। ये 5 राज्य हैं जहाँ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया और अपने अपने एग्री न्यूट्री गार्डन्स दिखाए। वेबिनार हुआ था तो ये 5 राज्य इसमें शामिल थे। तो मध्य प्रदेश से जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन हैं श्रीमती सुमित्रा केवल, उन्होंने दिखाया भैया कि उन्होंने कैसे एग्री न्यूट्री गार्डन अपना उगाया है 10 तरह की वेजिटेबल्स। बाकी ये पढ़ने लायक नहीं है, नहीं पढ़ने वाला है ये। नेक्स्ट स्टाइल हमारे लिए थोड़ी सी ठीक है। एग्री न्यूट्री गार्डन स्कीम 2013 के आसपास इंट्रोड्यूस की गई। स्टार्टिंग में 50 जो है हाउस होल्ड को सिलेक्ट किया गया था और इनको नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत फंडिंग दी गई। क्यों नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके तहत फंडिंग क्यों दी गई? इस शब्द का ही मतलब है जो रूरल कंडीशन है लोगों की वो बेहतर करना। तो इसीलिए 50 लोगों को फंडिंग दी गई थी। इसमें क्या होता है? 5 न्यूट्रिशन रिच वेजिटेबल्स का यूज़ किया जाता है कि आप इसका कल्टीवेशन करिए, एंड 2 फ्रूट ट्रीज, यानी 2 फ्रूट ट्री होते हैं फलों के पेड़, और 5 वेजिटेबल्स होती हैं जिनको आप एग्री न्यूट्री गार्डन में कल्टीवेट कर सकते हैं। तो हाउस होल्ड को जो है ये फैसिलिटी दी जाती हैं, ये उगाएं, अपने लिए न्यूट्रिशन जो है सिक्योर करें और अगर एक्सेस है तो बाहर सेल कर दें। ठीक है, बाकी ये मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं। हाँ, पेस्टिसाइड फ्री वेजिटेबल्स होती हैं तो एक तरह से ऑर्गेनिक टाइप का हो जाता है जो कि हेल्दी भी होती हैं। तो एग्री न्यूट्री गार्डन प्रमोट किया है इंडिया में। नेक्स्ट है हमारा MSME यूनिट्स जो हैं ये कैपेबल हैं कि ये ग्लोबल जो वैल्यू चेन है उसका पार्ट बन सकती है। देखते हैं क्या कहते हैं हमारे MSME सेक्रेटरी BB स्वैन ने कहा है कि इंडिया का जो इंजीनियरिंग MSMEs हैं, यानी MSMEs में जो इंजीनियरिंग यूज़ हो रही है उसको ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़ना चाहिए, क्योंकि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एडवांटेज है वो पूरे विश्व को फ़ायदा करेगा। हमारे यहाँ जुगाड़ चलता है ना MSME में, तो वो ग्लोबल वैल्यू चेन को फ़ायदा करेगा। ऐसा कहना है किसका? मिस्टर BB स्वैन। ये कौन है? BB स्वैन जी, ये MSME के सेक्रेटरी हैं। बाकी हाल ही में MSME कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया। किसने? EEPC इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया। क्या है ये EEPC? इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये है आपकी EEPC। MSME कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया जिसको एड्रेस किया BB स्वैन जी ने। ये कई सारे मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया, वो बात अलग है।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना था एमएसएमईज में। बाद में बीवी स्वर्ण जी ने ये बताया कि एमएसएमई का इंडिया के किरदार में, मतलब कि इंडिया की डेवलपमेंट में क्या रोल है। देखिए, जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें से 29% कहाँ से आते हैं, आपके एमएसएमई से आते हैं। 67 लाख एमएसएमईज हैं अभी तक 1 जुलाई 2020 तक जिनको उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्टर किया जा चुका है। एमएसएमई की बात करें इंडिया की इकोनॉमी में तो 30% इंडिया की जीडीपी में, 1/3 बोला जाता है अक्सर, और इंडिया के एक्सपोर्ट में 50%। तो 30% जीडीपी और 50% एक्सपोर्ट, ये है आपके एमएसएमई का पार्ट इंडिया की उसमें। बाकी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, इन्होंने जब ये आई थी तब टारगेट किया था कि 25% होना चाहिए जीडीपी का, लेकिन हम 30% निकल चुके हैं, तो ये हमारी ध्यान देने वाली बात नहीं है। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया, इन्होंने जो कहा है, इंजीनियरिंग क्या बोला था मैंने अभी आपको, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, हाँ, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इन्होंने कहा है कि जो 60% इसके मेंबर हैं वो एमएसएमई सेक्टर से आते हैं, तो जायज़ है कि एमएसएमई को ग्लोबल वैल्यू चेन का इंटीग्रेशन प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए एक नॉलेज पेपर पब्लिश किया गया है, इंटीग्रेटिंग इंडियन एमएसएमई टू ग्लोबल वैल्यू चेन। ये क्या है, नॉलेज पेपर, इसको बीबी स्वैन जी ने क्या रिलीज़ किया है, आपको याद रखना है इस एमएसएमई कॉन्क्लेव के दौरान। एमएसएमई सेक्टर आप देख लीजिए, वापस 6.3 करोड़ एमएसएमईज हैं इंडिया में, और 12 करोड़ लोगों को जॉब दे रखी है इंडिया में इन्होंने। बाकी जीडीपी आप पढ़ लीजिएगा, अगले 5 वर्षों में 50 मिलियन यानी 5 करोड़ और जॉब क्रिएट करनी है, तो 12 करोड़ से 17 करोड़ लोग हो जाएंगे जिनको जॉब मिल जाएगी। इंडिया की जीडीपी में 55 से 60% तक का जो है, सॉरी इंडिया की जीडीपी में नहीं, इंडिया की जीडीपी में 30% है, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट ये मिलता है कि जर्मनी और चाइना की जीडीपी में 55% से 60% तक का योगदान मैन्युफैक्चरिंग में एमएसएमई से आता है। देखिए, अभी तक एमएसएमई सेक्टर को $16 ट्रिलियन, लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जा चुका है। वायबल क्रेडिट गैप 20 लाख करोड़ का है, टोटल डिमांड है 36 लाख करोड़ की, तो 16 लाख करोड़ का लोन दिया जा चुका है, डिमांड कितनी है, 36 लाख करोड़ की है एमएसएमई सेक्टर में, यानी 20 लाख करोड़ अभी आप लोन नहीं दे पाए हैं। अभी जो एमएसएमई से मैन्युफैक्चरिंग आ रही है उसका 86% अनरजिस्टर्ड से आ रहा है, तो रजिस्टर किसने किया है एमएसएमई उद्यम पोर्टल पर, बताया इन्होंने 67 लाख यानी 67 लाख एमएसएमईज ने रजिस्टर किया है। तो जायज़ है कि जब इतनी एमएसएमईज बाकी रह गई हैं, लगभग 6.3 करोड़ एमएसएमईज हैं और रजिस्टर सिर्फ 67 लाख ने किया है, तो 86% प्रोडक्शन तो नॉन रजिस्टर्ड से आएगा ही आएगा। नेक्स्ट हम अपना आर्टिकल देख लीजिए, I4F, ये आपने पढ़ा ही होगा, फुल फॉर्म देख लीजिए आप, इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल R&D एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड। तो इसीलिए I4 यूज़ किया गया, क्योंकि I जो है 4 बार आया है, इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल इनोवेशन, ये 4 बार I आया है और बाद में फंड तो है ही है। I4F फंड, हाल ही में इसकी रिव्यू मीटिंग हुई, कौन सा एडिशन हुआ, 8वां, देख लीजिए 8वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग हुई है I4F फंड की। ये इंडिया और इसराइल के बीच में है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए ये I4F फंड को इंट्रोड्यूस किया गया था। हाल ही में 3 जॉइंट R&D प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया है, जिसकी वैल्यू है $5.5 मिलियन के आसपास। देखिए, पर्पस क्या है, इंडिया इजराइल का जो कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम है उसको ढंग से, मतलब बड़े प्रोस्पेक्ट में मेजर करना। I4F प्रोग्राम, इसके लॉट्स ऑफ पोटेंशियल हैं, ये अभी तक ढंग से यूज़ भी नहीं हो पाया है, यूटिलाइज भी नहीं हो पाया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $5.5 मिलियन इसराइल के साथ इसमें इन्वेस्ट कर दिए हैं। तो डिस्कशन हुआ हाल ही में, 8वीं गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई 18 जनवरी 2022 को। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गीता एक बॉडी है, और फिर इसराइल की इनोवेशन अथॉरिटी, इनके विषय में बात कर लेते हैं। पहली बात तो I4F फंड, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, साथ ही साथ इजरायली इनोवेशन अथॉरिटी का ज्वाइंट इनिशिएटिव है। पर्पस क्या है, दोनों देशों में, सिर्फ इंडिया में नहीं, क्या करना है, ज्वाइंट इंडस्ट्रियल रिसर्च को प्रमोट करना है। ऐसा मत सोचिएगा डिफेंस की रिसर्च नहीं है I4F, स्टेट में अगर हो स्टेटमेंट में कि डिफेंस रिसर्च को प्रमोट करना है तो प्लीज़ आप इस बात को याद रखिए, इंडस्ट्रियल रिसर्च को प्रमोट करना है, ठीक है। I4F का मतलब ये है। इंडिया में गीता को अपॉइंट किया गया है, गीता विश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस, गीता को अपॉइंट किया गया है I4F प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। वहीं इसराइल में कौन करेगा, इजरायली इनोवेशन अथॉरिटी, ये इसराइल में I4F प्रोग्राम को प्रमोट करेंगी। इंडिया इसराइल का रिलेशन वैसे आज से नहीं है, 1992 से ढंग से चल रहा है। आज़ादी के बाद हालांकि ब्रिटिशर्स ने मान्यता नहीं दी थी, लेकिन 1992 के बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ा सा लूज पड़ी कि चलो दे देते हैं।
2014 में फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आ गए, राइट विंग की गवर्नमेंट, और फिर तो चमत्कार ही हो गया। इंडिया और इसराइल की रिलेशन देखिए कहाँ चली गई आपकी, $662 मिलियन इसराइल के वेपन हम लोगों ने खरीद लिए। उसके अलावा 2008 में जब मनमोहन सरकार थी, ऐसा नहीं था कि वो कम थे, दोनों देशों ने कम नहीं, मतलब अच्छा ही है फ्रेंड्स, जो है $50 मिलियन का जो है माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजी में, मतलब एग्रीकल्चर की फील्ड में यूज़ किया गया, एग्रीकल्चर फंड स्थापित किया गया इंडिया इसराइल के बीच में $50 मिलियन का। तो इंडिया और इसराइल के बीच में लगातार प्रोजेक्ट चल रहा है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। इवन माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत बड़ा योगदान कर रहा है इसराइल। बाद में समर्थ स्कीम पर हाल ही में रिव्यू मीटिंग हुई है, फिर से जो हमारे पावर सेक्रेटरी हैं उन्होंने रिव्यू मीटिंग ली है समर्थ स्कीम की। समर्थ स्कीम क्या है? सस्टेनेबल एग्रेरियन मिशन ऑन यूज ऑफ एग्रो रेसिड्यू इन थर्मल पावर प्लांट। जो ये पराली जलाते हैं ना स्टबल बर्निंग, क्या इनका सस्टेनेबली यूज़ किया जा सकता है? क्या फार्मर्स की इनकम जनरेट की जा सकती है? इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने समर्थ मिशन लॉन्च किया था। तो ये ढंग से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं? तो हाल ही में इसकी सेकेंड मीटिंग हुई है स्टीयरिंग कमेटी की समर्थ पर। तो देख लीजिए, पावर सेक्रेटरी जी ने सेकंड मीटिंग की है स्टीयरिंग कमेटी की समर्थ, जो कि नेशनल मिशन है यूज ऑफ बायोमास इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। जो हमारे थर्मल पावर प्लांट हैं इसमें कोयला तो यूज़ होता ही है आपका, तो क्यों ना बायोमास भी यूज़ किया है, ऐसा कहना था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का। तो जो लोग पराली जला देते हैं खेत में, अब वो सेल कर पाएंगे और थर्मल पावर प्लांट में हम लोग को फायरिंग कर पाएंगे कोल के साथ, किसकी? बायोमास की। बस इतना ही याद रखिए। तो नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास इन थर्मल पावर प्लांट, ये है आपका समर्थ स्कीम। अभी देख लेते हैं बाकी, देख लीजिए गेटिंग एडिशनल इनकम। एडिशनल इनकम तो फार्मर्स को मिल ही जाएगी अगर स्टेबल सेल हो गया भाई, पावर प्लांट्स को खरीद लिया पावर प्लांट्स ने, तो एडिशनल इनकम बढ़ जाएगी आपकी, और कार्बन फुटप्रिंट भी कम हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट का, क्योंकि कोयले से जो है एक्स्ट्रा ज़्यादा कार्बन निकलता है ना। बायोमास जो यूटिलाइजेशन है पावर जनरेशन के लिए, अगर को फायरिंग की जाएगी तो उसका इशू भी सॉल्व होगा। और मैं बता दूं आपको वैल्यू क्या याद रखनी है। ये बायोमास यूटिलाइजेशन यानी स्टेबल बर्निंग के लिए मैंडेटरी कर दिया गया अक्टूबर 2021 से, कि जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं उनको 5 से 10% बायोमास यूज़ करना पड़ेगा। ये है आपकी समर्थ स्कीम। कितना? 5 से 10%। वर्तमान की बात करें तो 59,000 मीट्रिक टन के आसपास बायोमास को जो है को फायर किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में। और उसके अलावा 12 मिलियन मीट्रिक टन के आसपास डिफरेंट स्टेज पर जो है प्रोसेस पर लिया जाता है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में। बाकी ये मेरे ख्याल से इतना आपको डीप नहीं पूछना चाहिए। हाँ, एनटीपीसी को फायरिंग में भी टॉप कर रहा है। वैसे भी यार इंडिया का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है ना एनटीपीसी, तो को फायरिंग में टॉप ही करेगा। ये कॉमन सेंस से क्वेश्चन लगाइएगा कभी भी पूछ ले तो समर्थ स्कीम को इंप्लीमेंट करने में एनटीपीसी टॉप कर रहा है। समर्थ स्कीम क्या है? बेसिकली नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास, ये है समर्थ स्कीम। 5 से 10%, 5 to 10% को फायरिंग का टारगेट है ऑल पावर प्लांट में अक्टूबर 2021 से। 5 ईयर्स के लिए समर्थ स्कीम, मतलब नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास इंप्लीमेंट की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा। ये 5 सब ग्रुप्स हैं, इनको आपको रटने की जरूरत नहीं है 5 सब ग्रुप्स को। तो समर्थ स्कीम का मेन पर्पस क्या है? फार्मर्स की इनकम को अच्छा करना। ठीक है, कैसे? जो उनका एग्रो रेसिड्यू है उसको पावर प्लांट में यूटिलाइज करके। तो ये देख लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर की स्कीम है, और समर्थ का फुल फॉर्म देख लीजिए सस्टेनेबल एग्रेरियन मिशन ऑन यूज ऑफ एग्रो रेसिड्यू इन थर्मल पावर प्लांट। तो ये आज के हमारे आर्टिकल थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल से। आई होप अगर आप कवर करते हैं तो आपको बेनिफिशियल तो होगा ही होगा। चलिए, ये 5 सब ग्रुप आप पढ़ लीजिएगा। मेरे ख्याल से आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 5 सब ग्रुप हैं, बाकी कुछ नहीं। मिलते हैं आपसे। उससे पहले ये लास्ट आर्टिकल है गया, जितेंद्र सिंह जी ने इंडिया यूके मीट को हाल ही में एड्रेस किया। ये मीट किस पे थी? सस्टेनिंग फूड प्रोडक्शन अंडर इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। मेरे ख्याल से ये आर्टिकल एक बार और हो चुका है, चलिए कर लेते हैं फिर भी अगर आ गया है तो। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस तो आ ही रहा है, कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे सूखा पड़ रहा है, ऐसे में फूड सस्टेन कैसे किया जाए? तो म्यूचुअल कंसर्न है, यानी दोनों कंट्री की टेंशन होनी चाहिए इंडिया यूके मीट पे। ठीक है, तो गोल ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड जीरो हंगर। इंडिया की GHI में रैंकिंग कितनी है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101 है ना। तो ये अपने आप में बहुत ही टेंशन का विषय है। सीरियस हंगर की कैटेगरी में आता है इंडिया। और जब इंडिया की सिचुएशन वर्स हो रही है, कैसे? क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ऐसे में इंडिया और यूके आपस में कोशिश कर रहे हैं कि फूड प्रोडक्शन को सस्टेन किया जाए इन चेंजिंग क्लाइमेट सिनारियो। तो सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन पर टॉक की गई जितेंद्र सिंह जी द्वारा, और जो समकक्ष था यूके का। बाकी आप यहाँ पे देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक कहता है कि साउथ एशिया रीजन जो है स्ट्रेस फील कर रहा है, क्लाइमेट चेंज जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। बाकी जो हमारी
एरेबल लैंड है वो श्रिंक हो रही साउथ एशिया में। लेकिन वर्ल्ड बैंक का डाटा क्या कहता है 43.18% थी एरेबल लैंड। एरेबल लैंड वो होती है जहाँ पर आप कल्टीवेशन कर सकें, यानी फूड प्रोडक्शन कर सकें। साउथ एशिया में एरेबल लैंड 43.18% थी, जो कि स्टैगनेंट है, रुकी हुई है, मतलब ना बढ़ी है ना घटी है। SDG 2 हमारा क्या कहता है जीरो हंगर। SDG 1 कहता है पॉवर्टी एलिमिनेशन, SDG 2 कहता है जीरो हंगर, और मेरे ख्याल से SDG 3 कहता है आपका जेंडर इक्वलिटी। 4 5 मेरे को याद नहीं, 5 मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया था, हेल्थ से रिलेटेड है मेरे ख्याल से। चलिए मिलते हैं आप सब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, गुड बाय।